डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक का जो अंतिम लेसन है विकास अर्थात डेवलपमेंट, जिसमें अपन ने विकास के संबंध में जो कुछ सामान्य बातें थी, विकास का अर्थ है और उसकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, प्रयोजनाएं हैं, उनके संबंध में अपन ने देख लिया था। आज देखेंगे अपन विकास के संबंध में जो आने वाले अपने समाज के अंदर जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में। यानी कि विकास के अर्थ में अपन ने देखा था कि समाज में उन्नति, प्रगति, कल्पना और अच्छे जीवन की अभिलाषा से संबंधित होने वाले जो सकारात्मक परिवर्तन हैं और उन परिवर्तनों की जो एक प्रोसेस होती है उसको अपन ने क्या कहा था, विकास कहा था। तो इस प्रकार की प्रोसेस में प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी आ रही हैं उनके बारे में आज अपन देखेंगे। तो विकास के संबंध में जो प्रमुख चुनौतियां आती हैं तो उसके संबंध में बताया कि विकास की अवधारणा ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का अर्थ हो गया अंत में, उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जो ये राष्ट्र थे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के, ये काफ़ी गुलाम थे, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे उनके अधीन थे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक बोलते हैं। यानी औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुए थे। उसमें हिंदुस्तान भी अपना प्रमुख था, क्योंकि अपना भारत देश भी 1947 में आज़ाद हुआ था और उन्हें विकास की बहुत अधिक आवश्यकता भी थी, क्योंकि अपन औपनिवेशिक यानी दूसरे देशों के अधीन थे, तब अपना विकास अच्छे से नहीं हो पाया था। उन लोगों के द्वारा एक प्रकार से अपने ऊपर अत्याचार किया गया था, जिनका अपने ऊपर शासन था। उदाहरण की दृष्टि से अगर भारत की बात करते हैं तो किसका शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों ने अपने ऊपर अत्याचार किया, अपना शोषण किया। उस बदहाली से अपन जब आज़ाद हुए थे उनके शासन से, तो अपने को अब जो विकास है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और अपने आर्थिक विकास व संसाधन के प्रचुर मात्रा में उपयोग की स्वतंत्रता समझने व नए स्वतंत्र हुए देशों की विकास की परियोजना शुरू करने की एक प्रकार से अपने को क्या मिली थी, प्रेरणा मिली थी। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब अपन पहले औपनिवेशिक दूसरे राष्ट्रों के अधीन थे तो अपना जीवन स्तर बिल्कुल निम्न था। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए और अन्य जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल न के बराबर थी। और अक्सर अपन देखते हैं कि अविकसित और विकासशील जो राष्ट्र होते हैं उनकी यही विशेषता होती है, वहाँ पर जो शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सुविधाएं होती हैं उनका स्तर बिल्कुल क्या होता है, न्यून होता है, कम होता है। और इस के विपरीत अगर अपन देखते हैं तो पश्चिमी यूरोप में जो अमीर राष्ट्र हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, वो किस में आते हैं, विकसित राष्ट्रों में आते हैं। तो वहाँ शिक्षा का, चिकित्सा का जो अन्य सुविधा हैं उनका स्तर क्या पाया जाता है, ऊंचे पाया जाता है। तो इसी संबंध में अगर अपन बात करते हैं 1950 और 60 के दशक में ये अधिकतर जो एशियाई और अफ्रीकी देश हैं वो औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल करते हैं और उसके तुरंत बाद उनको अपने संसाधनों का किस प्रकार से उचित प्रयोग करते हुए विकास के पथ पर आगे अग्रसर होना है। ये अनेक प्रकार की अपने सामने चुनौतियां थी। अपने को गरीबी से भी लड़ना था, कुपोषण से भी लड़ना था, बेरोजगारी है, निरक्षरता है, यानी साक्षरता बिल्कुल न्यून थी। और जो अपनी बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, जो प्रारंभ की अपनी न्यूनतम आवश्यकता जिसको अपन बोलते हैं, इन सब सुविधाओं के अभाव से अपनी जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अपने को चारों ओर से समस्याओं से घिरे हुए थे, उन समस्याओं का समाधान करना अपने लिए क्या था, आवश्यक था। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से किस प्रकार से किया जाए ताकि संसाधनों का उपयोग भी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित भी रहे और अपने राष्ट्र का विकास भी हो। तो अनेक प्रकार की अपने सामने ऐसी चुनौतियां आई थी। यही बात इसके अंदर बिल्कुल कह रहा है कि नए स्वतंत्र हुए देशों के विकास के संदर्भ में अगर प्रारंभ किया जाए तो पूरा जोर आर्थिक उन्नति पर दिया गया था और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचा था। और अधिकांश विकासशील देशों ने अपने यहाँ की जो शुरुआत में औद्योगिकरण है, कृषि है और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया था।
और यह अपने लिए आवश्यक भी था। और 50 के दशक में अगर अपन बात करते हैं, भारत में 5 वर्ष के लिए विकास कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत 1950 से हुई थी। 15 मार्च 1951 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी पंचवर्षीय योजनाओं की। तो और वर्तमान में इसकी जगह जो नीति आयोग है, योजना आयोग है, जो वर्तमान में ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रहा है। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये अपने सामने विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अनेक प्रकार की क्या थी, समस्याएं थी। तो ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में। और भारत में प्रारंभ की गई जो पंचवर्षीय योजनाओं में अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर नदियों पर बांध भी बनाए गए थे, ताकि जो जल है उसको किस प्रकार से संग्रहित कर उसको सिंचाई में काम लिया जाए, पेयजल आपूर्ति की जाए। देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी, जिसमें आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, जैसे भिलाई इस्पात कारखाना है, बोकारो है, ये अनेक प्रकार के कारखाने उस समय खोले गए थे, इस्पात कारखाने। जैसे आप ज्योग्राफी में देखा भी होगा, टिस्को इसको मिस्को भी आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी आप पढ़ कर आए हो। ये अनेक इस्पात कारखाने खोले गए थे उस समय। और उर्वरक का जो खाद है उसका भी उत्पादन किया गया था। कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों के विषय पर अनेक परियोजनाएं इसके अंदर शामिल की गई थी, ताकि अपने देश का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी वो उसका उद्देश्य एक ही था, अपने देश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित तरीके से प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक उसका प्रॉफिट अपन ले सकें। इस उद्देश्य के साथ जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत की गई थी उन्हीं के बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है, जिसमें इस्पात कारखाने भी खोले गए थे, उर्वरक का उत्पादन भी किया गया था, और जो कृषि तकनीक है उस क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी कार्य किया गया था। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो भारत में विकास का मॉडल अपनाया गया था। उससे ये उम्मीद की गई थी कि देश में आर्थिक संपन्नता आएगी एक प्रकार से, यानी आर्थिक दृष्टि से अपना देश क्या होगा, मजबूत होगा, और इसका लाभ गरीबों तक पहुंचेगा। परंतु वास्तव में ऐसा आज भी नहीं हो सका है, अगर अपन धरातलीय स्तर पर आज भी देखते हैं तो ये सब की सब अपने सामने विकास के संबंध में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो अनेक प्रकार की चुनौतियाँ अपने सामने थी विकास को लेकर। और इसी के साथ जो विकास का जो मॉडल अपनाया गया था, उस विकास के मॉडल को लेकर काफ़ी आलोचनाएं भी हुई थी। तो किस किस प्रकार की आलोचना हुई उनके बारे में और देख लेते हैं। विकास के मॉडल की प्रमुख आलोचनाएं। तो विकास के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास का मॉडल अपनाया गया है उसमें विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा सिद्ध हुआ है। यानी कि जो ये विकास जो मॉडल है वो एक प्रकार से विकसित देशों को इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आज भी इसमें काफ़ी संशोधन किए जाने की क्या है, आवश्यकता है। तो विकास के पश्चिमी मॉडल, यानी जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी यूरोप के देश शामिल हैं, अमेरिका को शामिल करते हैं अपन, तो वो राष्ट्र क्या है, विकसित हैं। तो उनके मॉडल को अपन अगर विकासशील, जैसे भारत है विकासशील राष्ट्र है, इसमें अपनाएंगे तो इन देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। जैसे बांधों का निर्माण है, औद्योगिकरण की जो गतिविधियां हैं, खनन कार्यों की वजह से अनेक लोगों के घरों और उनके क्षेत्रों को विस्थापित होना पड़ा है। तो अनेक प्रकार से इन आलोचनाओं का सामना करना भी अपने को पड़ रहा है। और लोगों ने अपने निवास स्थान से विस्थापन के चलते एक लंबी अवधि से एक अर्जित परंपरा जो कौशल था वो नष्ट होते जाते हैं, जिससे अपनी संस्कृति का भी क्या होता है, विनाश होता है। तो ये विकास के मॉडल में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं जिनको अपन आलोचनाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। तो विकास की वह कीमत जो अपने समाज को चुकानी पड़ती है, यानी कि अपना मकसद था वो तो क्या था, विकास करना, लेकिन उसका खामियाजा अपने समाज को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है, उसकी कीमत अपने को चुकानी पड़ रही है। क्योंकि विकास के नाम पर विस्थापित किए जाने वाले जो लोग हैं वो हमेशा सब कुछ चुपचाप सहने नहीं कर सकते। इस संबंध में अपन देखेंगे, जैसे गुजरात के अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। ये उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान यहाँ पर बांध बनाया गया और बनाया गया, तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको विस्थापित किया गया था, एक प्रकार से वो बेचारे बेघर हो गए थे। तो इस प्रकार का
का जो एक अत्याचार है वो ये लोग चुपचाप सहने नहीं कर सकते। तो कई ये आंदोलन भी हुए हैं जिससे अपने को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि इस विकास की आड़ में काफ़ी लोगों पर अत्याचार भी हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है जो ऐसा नहीं होना चाहिए विकास के नाम पर। तो विकास के कारण अनेक देशों में पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचा है और उसके परिणामों में विस्थापित लोग हैं वो अपन कह सकते हैं कि लोग ही नहीं बल्कि पूरी आबादी महसूस करने लग गई है। यानी कि वो केवल जो प्रभावित इलाका है उसी को ही नहीं मानते, एक जन भावना होती है उनको भी एक इस प्रकार की गतिविधियों के कारण ठेस पहुंचती है। और इसी विकास के कारण आप अच्छे से देखते हैं वनों का कटाव होता है, वनों का कटाव होगा तो वायु प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण होगा और वायु प्रदूषण होगा तो अपन अच्छे से जानते हैं वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो बढ़ेगा तो आप अच्छे से जानते हैं तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो अपन अच्छे से जानते हैं तो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी और समुद्रों में जाएगी तो समुद्रों का जल स्तर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे ये छोटे द्वीप है, कम ऊंचाई वाले द्वीप हैं, उनकी डूबने की पूरी क्या रहती है, संभावना रहती है। तो विकास एक और विकास की अगर अपन बात करते हैं तो विकास एक और विकास हो रहा है तो दूसरी ओर अपने जो एक प्रकार से जनधन की क्या हो रही है, हानि भी हो रही है। इसका अपने पर्यावरण के संबंध में अगर अपन देखते हैं तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी अपने को दृष्टिगोचर होता है। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, क्योंकि अपन ने ये उदाहरण देखा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में। इसमें बिल्कुल स्पष्ट अपने को दिखाई दे रहा है कि विस्थापित लोग हैं वो अपनी इस नीति से हमेशा निष्क्रियता को कभी स्वीकार नहीं करते। और इस संबंध में अपन ने अच्छे से देखा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपने भी अच्छे से सुना होगा कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों का निर्माण हो रहा था उसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन भी चल रहा है और बड़े बांधों के इस समर्थकों का दावा है, यानी कि इसके समर्थक भी हैं कि बांध बनना भी चाहिए, गलत नहीं है, क्योंकि इससे पेयजल आपूर्ति भी होगी, सिंचाई भी होगी और साथ में बिजली की पैदावार भी अपने को होगी, यानी कि बिजली भी इससे बनेगी। तो इसमें समर्थक भी हैं और इसके अलावा जो विस्थापित होने वाले लोग हैं वो इन अत्याचारों को नहीं सहन हो रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे क्या हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। तो काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई भी इसमें मिलेगी, ये तो समर्थक बोलते हैं जो सरदार सरोवर परियोजना के तहत जो बांधों का निर्माण किया जा रहा है। और सौराष्ट्र और कच्छ के रेगिस्तानी इलाके को पेयजल भी इन बांधों की वजह से उपलब्ध होगा। और बड़े बांधों के विरोधियों का दावा है, वो इन बातों का सबका खंडन करते हैं और वो अपनी बात रखते हैं कि अपनी ज़मीन के डूबने और इसके कारण अपनी आजीविका से छीनने से 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। यानी विकास होना चाहिए, लेकिन जो विस्थापित होने वाले लोग हैं उनको भी एक प्रकार से कोई निश्चित स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, अपना निवास स्थान बना सके और अपनी आजीविका है वो चला सके। इससे जो ये समस्या उत्पन्न हुई है, जो ये सरदार सरोवर परियोजना के चलते जिन बांधों का निर्माण किया जा रहा है, तो इसके सकारात्मक प्रभाव भी अपने सामने आए हैं। सकारात्मक प्रभाव तो ये हो गए जो इनका समर्थन करते हैं सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों का, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि इन बांधों के निर्माण से पेयजल आपूर्ति होगी, जो मरुस्थलीय इलाका है सौराष्ट्र का, कच्छ का, उनका सिंचाई व्यवस्था है वो भी उपलब्ध होगी, बिजली की पैदावार है वो भी बढ़ेगी। लेकिन इसके विपरीत जो विस्थापित होने वाले लोग हैं उनके पक्ष में जो लोग आते हैं वो बिल्कुल ये बोलते हैं कि एक प्रकार से इस प्रकार से लोगों को विस्थापित नहीं किया जा सकता। और इसमें से अधिकांश लोग हैं वो जनजाति और दलित समुदाय के हैं, जिसमें देश में अति वंचित समूह में आते हैं। और इसमें यह भी तर्क दिया जाता है कि जो विशाल जंगली भूभाग है उस बांध में डूब जाएगा तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक जो संतुलन बना हुआ है अपने पर्यावरण के संबंध में वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये अनेक प्रकार की विकास के मॉडल को लेकर आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में विकास का जो मूल्यांकन और विकास के संबंध में जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।